रहमानी कुव्वतों और बदी की ताकतों के दरमियान एक सर्द जंग। काली दुनिया के काले लोगों की पुरइसरार कहानी काली दुनिया। मेरा नाम वकार अहमद है। मैं पंजाब के एक छोटे से सरहदी गांव टिब्बावाली का बाशिंदा हूं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी काली दुनिया। मेरा नाम वकार अहमद है। मैं पंजाब के एक छोटे से सरहदी गांव टिब्बावाली का बाशिंदा हूं। ये गांव अटारी और वाहगा के दरमियान वाक़या है। हमारा गांव चंद नफूस पर मुश्तमिल था। हमारा गांव बहुत खूबसूरत और उसे खूबसूरत बनाने में वहाँ के बाशिंदों का बड़ा दखल था, जिन्होंने अपनी शबाना रोज़ मेहनत से गांव के आसपास की बंजर ज़मीनों को आबाद कर लिया। यहाँ कपास और चना ज़्यादा उगता है, अलबत्ता गंदम की भी फसल कम ना थी। गांव के जनूब में कीकर, धरेक और टाहली का घना जंगल भी था। यूँ तो टिब्बावाली अपने नाम की मुनासबत से टेलों टिब्बों पर ही मुश्तमिल थी, लेकिन हमारे गांव में बेशतर लोगों की अपनी ज़मीनें और वो छोटे छोटे ज़मीनों के टुकड़ों के खुद ही मालिक और ख़ुद ही उसके मज़ारे थे। हमारी भी ज़मीन थी जिस पर चारों मौसमों की फसलें उतरती थी, मगर बिलखसूस हमारी ज़मीन कपास और चने के लिए ही मौजू थी। हमारे गांव में प्राइमरी तक स्कूल था, जो बाद में मैट्रिक तक तरक्की कर गया। मुझे पढ़ाई से ज़्यादा शुगफ था, अलबत्ता मैं अपने अब्बा के साथ ज़मीन पर भी उनका हाथ बटाया करता। मुझसे छोटा एक भाई उमैर अहमद और सबसे छोटी बहन बुशरा, जिसे हम प्यार से गुड्डू कहते थे। मेरा छोटा भाई मिडिल में आया तो मैं उस वक़्त तक मैट्रिक पास कर चुका था। मैं चूँकि मज़ीद तालीम हासिल करना चाहता था, इसलिए मेरा अब शहर जाकर तालीम हासिल करना नागुज़ेर हो गया। मेरे माँ बाप मेरा शौक़ देखकर खामोश थे, मगर मेरे शहर जाने पर माँ उदास रहने लगी। मैं शहर आकर हॉस्टल में रहने लगा। मैं फ़र्स्ट ईयर में था। 15 दिन के बाद या इम्तहानात के दिनों में ही गांव आता। मेरे छोटे भाई उमैर अहमद को पढ़ाई से कुछ ज़्यादा लगाव ना था, इसलिए उसने मिडिल के बाद ही पढ़ाई को खैर बाद कहकर अब्बा के साथ ज़मीन पर हाथ बटाना शुरू कर दिया। एक रोज़ मैं छुट्टी के वक़्त 2 बजे अपने हॉस्टल पहुंचा तो वार्डन मुश्ताक ने मुझे इतला दी, मेरे गांव से एक शख्स आया है और मुझसे मिलना चाहता है। इस इतला पर मेरा परेशान हो जाना एक फितरी अमर था। या अल्लाह खैर जाने वो गांव से क्या ख़बर लाया होगा, मैंने घबरा कर सोचा। उसके बाद दिल ही दिल में खुदा से अपने घर वालों के लिए खैर की दुआएं मांगता हुआ गांव से आने वाले उस शख्स से मिला। मैं उसे देखते ही पहचान गया। वो जमालुद्दीन उर्फ जमाला था। उसकी उम्र 40 के लगभग होगी। वो पीर बटाली शाह की दरगाह के सज्जादा नशीन पीर इलाही बख्श का खादिम ख़ास था। उसे गांव के सब लोग इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखते और पीर इलाही बख्श के तो सारे ही गांव वाले मुरीद थे। मैंने बड़े एहतराम से जमाले का इस्तकबाल किया और उसे अपने कमरे में ले आया। कमरे में मेरा एक रूममेट एक हिंदू लड़का सतराम दास भी मौजूद था। वो आज नासाज़ी तिबा की वजह से कॉलेज नहीं गया था, मगर अब उसकी तबीयत कुछ बेहतर थी। मैंने जमाले को एक कुर्सी पर बिठाया और बेताबाना अंदाज में पूछा, खैरियत तो है ना चाचा? कैसे आना हुआ? मेरे घर वाले तो ठीक है ना सब? उसने चंद लम्हे तवक्कुफ़ किया और एक संजीदा सी नज़र मेरे चेहरे पर डाली और फिर बोला, हाँ वैसे तो सब ठीक है। मुझे दर हकीकत पीर साहब ने तुम्हारे पास भेजा है। किस लिए? खैरियत तो है ना?
मैंने किसी कदर हैरानगी से पूछा। ये तो पीर साहब बताएंगे। उन्होंने मुझे इतना ही पैगाम दिया है कि तुम जितनी जल्दी हो सके गांव आकर उनसे मुलाकात करो। बस अब मैं चलता हूँ। वो इतना बताकर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसे आज ही शाम की आखिरी लारी से गांव लौट जाना था। चुनाचा वो जैसे आया था वैसे ही जल्दी वापस लौट गया। उसके जाने के बाद मेरी हालत वो गुर्गों हो गई। ऐसा पहली बार हुआ कि पीर साहब ने ख़ास तौर पर अपना एक खादम भेजकर मुझे तलब किया। यकीनन कोई ख़ास मामला होगा जिसका जिक्र वो सिर्फ मुझसे ही करना बेहतर समझते होंगे। ताहम मेरे दिलो दिमाग में तरह तरह के ख्यालात जन्म लेने लगे। जाने क्या बात थी, मुझसे कोई गलती हो गई या मेरे घर वालों ने उनका दिल दुखाया होगा। गर्द मैं उलझ कर रह गया। शुक्र था कि ये इम्तिहानात का ज़माना ना था, इसलिए मैंने कल पहली लारी से गांव जाने का प्रोग्राम बना लिया। कपड़ों का एक जोड़ा संभाले मैं बाद दोपहर लारी अड्डे की तरफ निकल गया। शहर से मेरे गांव तक का फासला तकरीबन 50 किलोमीटर था। जब लारी अड्डे से निकली तो उस वक़्त शाम के 4 बज चुके थे। जाड़ों का मौसम था, इसलिए सरे शाम ही रात का गुमान होने लगता। गांव टिब्बा वाली तक लारी तकरीबन 1.5 घंटा लगाती थी, इसलिए 5:30 बजे तक मेरा गांव पहुंचना मुतवक्के था। जबकि मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि गांव पहुंचते ही घर वालों को सलाम करके आज ही पीर साहब से मुलाकात करूंगा, ताकि मेरे अंदर की पुरइसरार बेचैनी ख़त्म हो। उधर लारी ने बमुश्किल निसफ फासला ही तय किया था कि उसका नीम गनूदा सा इंजन खरखरा कर खामोश हो गया। 2 अफराद पर मुश्तमिल लारी का अमला खराबी दूर करने में जुट गया और पूरे 2 घंटे के बाद लारी चलने के काबिल हो सकी। मैं जिस वक़्त लारी से उतरा उस वक़्त तक रात सर पर आ चुकी थी। अब तो मेरा घर पहुंच जाना ही बेहतर था, इसलिए मैंने अगले दिन अलल सुबह पीर साहब से मुलाकात का प्रोग्राम बनाया। लारी मुझे मेरे गांव टिब्बा वाली जाने वाले एक पगडंडी नुमा कच्चे रास्ते पर सड़क के किनारे उतार कर खड़खड़ाती हुई सुस्त रवि से आगे बढ़ गई। अब मैं वीरान और तारीक सड़क पर तन्हा खड़ा था। मेरे इर्द गिर्द हैबतनाक सन्नाटा तारी था। आसमान पर मदम चांद टिमटिमाते तारों की फौज समेत मकदूर भर माहौल को रोशन किए हुए था। हवा अलबत्ता तेज़ चल रही थी और उसकी इसरार भरी शाएं शाएं मेरे कानों को गरां गुजर रही थी। ये मनाजर मेरे लिए नए ना थे, इसलिए मैं खौफ ज़दा हुए बगैर अल्लाह का नाम लेकर गांव जाने वाली तारीक पगडंडी पर हो लिया। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाए आगे बढ़ रहा था। मेरे दाएं बाएं झाड़ियों वाला मैदान, चार सू सन्नाटे का राज, दूर कहीं आवारा कुत्तों और गीदड़ों की करीह आवाज़ें आ रही थीं। मैंने एहतियातन एक दरख्त की मोटी शाख तोड़ ली ताकि राह में आने वाले आवारा कुत्तों या गीदड़ों के गौल को भगा सकूं। कुछ देर मुसलसल चलते रहने के बाद कीकर का जंगल शुरू हो गया। पगडंडी आगे ज़रा फासले से दाएं जानब तारीक जंगल में दाखिल हो रही थी। अचानक आसमान में ज़ोरदार कड़ाका हुआ और मेरा दिल यक बारगी ज़ोर से धड़का। तेज़ चलने वाली सर्द हवाओं ने बिल आखिर आवारा बादलों की टोलियों को यकजा करके बारिश की सूरत में बरसने पर मजबूर कर दिया। शुक्र था मैंने सर्द मौसम की मुनासबत से गर्म कपड़े ज़ेबे तन कर रखे थे, मगर बारिश से बचने के लिए मेरे पास कोई सामान न था। हत्ता कि मैंने रेन कोट को भी लाने की ज़रूरत महसूस ना की थी। ये बिन मौसम की अचानक बारिश। खैर, मैंने अब अपने चलने की रफ्तार पहले से बढ़ा ली। मैं अब पुरहैबत तारीक जंगल में दाखिल हो चुका था। हर तरफ हू का आलम था, या फिर शराटे और बारिश का असाब शिकन शोर। मुझे अब पहली बार अनजाना सा खौफ भी महसूस होने लगा।
कई बार चलते चलते मुझे अपने अकब में किसी के आने का भी एहसास होता। मैंने रुककर यकदम मुड़कर देखा भी, मगर अकब में साएं साएं करते जंगल के चीखते हुए सन्नाटों के सिवा कोई न था। मैं खुद को तसल्ली देते के लिए खुद ही मुस्कुरा देता। ऐसे माहौल में यूं महसूस होना आम बात है। ये सोचकर मैं फिर आगे बढ़ने लगता। मूसलाधार बारिश जारी थी। पिगडंडी में पानी और कीचड़ जमा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से अब मुझसे तेज़ भी नहीं चला जा रहा था। कई बार तो मैं फिसलते फिसलते गिरा। बहरतौर अब मैं अपने चलने की रफ्तार कम करके संभल कर आगे बढ़ रहा था। फिर रफ्ता रफ्ता बारिश का ज़ोर टूटने लगा तो यकदम माहौल में पुरइसरार सन्नाटा तारी हो गया। मैं दिल ही दिल में बारिश के थमने पर खुश भी था। सर्द और कांटदार हवा बदस्तूर चल रही थी। ठठरती हुई तारीक सर्द रात ने मेरी रगों में दौड़ने वाले खून को जैसे बर्फाब बना डाला था। मारे सर्दी के मेरे दांत भी बजना शुरू हो गए। अगरचे बारिश का ज़ोर टूट चुका था, मगर बिजली फिर भी रह रह कर चमक रही थी। ऐसी ही एक लम्हाती चमक में मुझे सामने एक शख्स का हयोला दिखाई दिया, जो एक गड्ढे के अंदर मौजूद था और उसका सिर्फ सर बाहर नज़र आ रहा था, बाकी धड़ गड्ढे के अंदर था। दूसरी बार चमकने वाली बिजली में मैंने देखा वो बेलचे की मदद से गड्ढे के अंदर से मट्टी निकालकर बाहर फेंक रहा था। जाने वो अकेला कब से ये गड्ढा खोदने में मसरूफ़ था। मुझे हैरत भी हुई। मैं आगे बढ़ता रहा। बिजली फिर चमकी। गड्ढा खोदने वाले का फिर सर नज़र आया। मैंने कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी। मेरे और उसके दरमियान का फासला चंद कदमों पर रह गया तो एक बार फिर बिजली चमकी। मैं ये देखकर ज़रा चौंका कि अब गड्ढा खोदने वाले का सर नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद वो ज़रा सस्ताने के लिए गड्ढे के अंदर ही बैठ गया होगा। मैं ज़रा करीब आया। गड्ढे के इर्द गिर्द खुदी हुई मिट्टी का ढेर सा फैला हुआ था। मैं मिट्टी के ढेर के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसी लम्हे बिजली चमकी और मेरे सामने नज़र पड़ी। जहां मैं समझ रहा था कि वहां गड्ढा होना चाहिए था, मगर वहां ज़मीन बिल्कुल सपाट थी। बाकी खुदी हुई मिट्टी का ढेर आसपास बिखरा हुआ था। मुझे हैरत हुई। मैं बेयकीनी के से अंदाज में आगे बढ़ा। ज़मीन बिल्कुल सपाट और सख्त थी। मैं हैरान होकर उस गड्ढा खोदने वाले शख्स के बारे में सोचने लगा। यहाँ गड्ढा नहीं था तो फिर वो मुझे सर किस आदमी का नज़र आया था। तब फिर अचानक सनसनाता हुआ ख्याल मेरे दिमाग में उभरा, क्या वो सिर्फ इंसानी सर था? ये ख्याल आते ही मेरे पूरे वजूद में खौफ की एक सनसनाती हुई लहर सरायत करती चली गई और मेरा दिल खौफ से बुरी तरह धड़कने लगा। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द किया और फिर सर झटक कर उसे अपना वहम पर महमूल किया। लेकिन गड्ढे की खुदी हुई ताज़ा और बारिश में भीगी हुई मिट्टी के ढेर को मैं कैसे झुठला सकता था। बहरतौर मैंने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन अब मेरे दिल में बेनाम सा खौफ बैठ चुका था। उसकी वजह से अब तेज़ चलते हुए मेरे कदम भी लड़खड़ाने लगे। मैं अब बग़ैर रुके तेज़ चला जा रहा था। बारिश अब बिल्कुल रुक चुकी थी। बरसने के बाद आसमान भी साफ़ हो गया और जैसे धुल कर रोशन सा हो गया हो। तारों की टिमटिमाती रोशनी में मैंने मज़ीद तेज़ चलना शुरू कर दिया। अचानक सामने एक शख्स नज़र आया और उसने एक दुम्बे के कान को पकड़ रखा था और उसे खींचने की कोशिश कर रहा था, मगर दुम्बा टस से मिस नहीं हो रहा था। मैं करीब पहुंचा तो वो आदमी लंबा तड़ंगा था। उसने खुले घेरे वाली शलवार और कुर्ता पहन रखा था, सर पर पगड़ सा बांधे जिसका साइज़ उसके सर से 3 गुना बड़ा था। ऐसे में वो अजीब मज़का खेज़ नज़र आ रहा था। मुझे हैरत हुई कि ये इतना कबील हैकल होने के बावजूद एक ज़रा से दुम्बे को नहीं ले जा पा रहा। मैं उसके करीब पहुंचा। वो आहट पाकर मेरी तरफ मतवज्जा हुआ। उसकी रंगत उल्टे तवे की तरह स्याह और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और भुवें इस कदर घनी थीं कि आंखें तक ढक गई थीं।
जब वो बोला और उसकी आवाज़ में अजीब सी गूंज थी, ये दुम्बा बड़ा ढीठ है, मेरी मदद करो। इसे जब तक कोई दूसरा कान से पकड़कर नहीं खींचेगा ये आगे नहीं बढ़ेगा। मैं अज़राए हमदर्दी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा और दुम्बे का कान पकड़ लिया। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि दुम्बा आराम से चल पड़ा। मेरे साथ साथ दुम्बे का दूसरा कान पकड़े चलते हुए उस पगड़ वाले शख्स ने कहा, देखा तुमने कैसे चल पड़ा ये कमबख्त। मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया। वो भी गांव की तरफ ही जा रहा था, ताहम मुझे उसकी मौजूदगी अजीब लगी। फिर मैंने सोचा ये भी मेरी तरह कोई भटका हुआ मुसाफिर होगा। मैं भी खुश था कि चलो कोई साथी तो मिला, रास्ता आसानी से कटेगा। मैं दुम्बे का कान पकड़े खामोशी से आगे बढ़ा चला जा रहा था और फिर मुझे एहसास हुआ कि दुम्बे का कान पकड़े मैं अकेला ही बढ़ा जा रहा हूँ। मैंने दाएं जानब सर घुमाकर देखा तो बुरी तरह ठटक कर रुक गया। वो पगड़ वाला शख्स गायब था। मैं रुक गया और जब अकब में गर्दन मोड़ कर देखा तो दहशत से मेरी आंखें फट गई और बेइख्तियार मेरे हलक से दहशत ज़दा सी चीख निकल गई। दुम्बे के जिस्म की लंबाई इस कदर तवील थी कि हम जहाँ से चले थे वहाँ उसकी दोनों फैली टांगें हनूज जमी हुई थी, जबकि उसकी कमर और पेट का साइज़ किसी रबड़ की तरह खींचा हुआ महसूस हुआ। और वहीं मैंने उसके बड़े से पगड़ वाले शख्स को खड़े हाथ हिलाते हुए देखा। मेरी तो जैसे रूह फना हो गई। मैंने दुम्बे का कान छोड़ा और अंधाधुंध भाग उठा। मुझे अपने अकब से कहकों की आवाज़ें सुनाई दी, मगर मेरा उस वक़्त दहशत और खौफ के मारे बुरा हाल था। मैं बेतहाशा दौड़े चला जा रहा था और फिर एक जगह थक कर गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। इससे पहले तो हमारे गांव या आसपास कहीं भी ऐसे मुहीरल अकूल वाक़यात पेश नहीं आए थे, तो फिर ये पुरइसरार चक्कर क्या था। मैंने ज़रा सांस बहाल करते हुए अपने सर को 2-3 बार झटके दिए। मेरे जिस्म की जैसे सारी ताकत सलब होकर रह गई थी। अचानक मुझे प्यास की शिद्दत महसूस हुई। मेरे हलक में कांटे चुभने लगे और अचानक मुझे अपने आसपास किसी वजूद का एहसास हुआ, जैसे कोई वजूद मेरे कहीं करीब ही हो। पता नहीं ये मेरा वहम था या माहौल का असर। और फिर दफ़तन मुझे छन छन की आवाज़ें सुनाई दी। मैं धड़क सा गया। तब फिर अचानक जैसे एक सर्द तरीन लहर मेरे चेहरे से टकराई और मेरे वजूद में फरेरी सी दौड़ गई। छम छम छन करता हुआ जैसे कोई मेरे करीब से गुजरा। मैं खौफ से मज़ीद सिमट कर बैठ गया। फिर क्या देखता हूँ कि मेरे सामने चंद कदम के फासले पर एक इंसानी ह्योला नमूदार हुआ और वो मेरे करीब आ गया। खौफ की सनसनाहट मेरे दिमाग में गूंजने लगी और मेरी कंपटियां साएं साएं करने लगी। मेरी यकटिक नज़रें उस ह्योले पर जम सी गईं और फिर जब यह ह्योला ज़रा करीब आया तो मैं बुरी तरह चौंक गया। वो एक हसीनो जमील औरत थी जिसने ज़र्क बर्क लिबास पहना हुआ था। चेहरा चांद की तरह दमक रहा था और उसके भरे भरे गुदास होंठों पर पुरइसरार सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। उसका चमकदार रेशमी लहंगा ज़मीन को छू रहा था। मैं सहरज़दा सी कैफियत से उसे देखने में महू था। इतना मुकम्मल हुस्न मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा और उसकी बड़ी बड़ी झील जैसी आँखें जैसे मुझे अपने वजूद में उतरती हुई महसूस हुई और मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। और फिर वो मेरे ज़रा करीब आकर मुतरन्नम सी आवाज़ में बोली, तुम्हें शायद प्यास लगी है, मुसाफिर लगते हो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पानी पिलाऊं। ये कहकर वो मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर वापस पलटी। उसे यकीन था कि मैं उसके पीछे चला आऊँगा और हकीकत भी यही थी कि मैं जैसे कच्चे धागे से बंधा उठा और उसके अकब में चल पड़ा। वो मुझे एक दरख्तों के तारीक झुंड में बने एक बोसीदा से झोंपड़े में ले आई। यहाँ एक तेल का दिया रोशन था और करीब ही मटका भी एक कोने में रखा था। मैं सरासीमगी और हैरत के मिले जुले तासरात के साथ
बेदस्तूर यकटक उसे देखे जा रहा था। मटके के ऊपर ही एक नक्शीन सा सिल्वर का गिलास रखा था। उसने झुककर गिलास में पानी डाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने अपने हाथों की लर्जिश पर काबू पाते हुए गिलास उसके मरमरी हाथों से लिया तो मेरा हाथ उसे छू गया। मुझे एक झटका लगा। उसका हाथ बर्फ़ की तरह सर्द। पता नहीं वो खौफ की लहर थी या सर्दी की कि मैं सरतापा ठठर सा गया और फिर मैं घूंट घूंट करके पानी पीने लगा। वो सामने कच्चे मिट्टी के एक चबूतरे पर बैठ गई और इसरार भरी मुस्कुराहट से मुझे पानी पीता देखने लगी। फिर इस दौरान उसके पैरों से लहंगा ज़रा ऊपर को सरका तो मैंने देखा कि उसके पांव उल्टे थे और वो पिछल पैरी थी। ये दहशतनाक मंजर देखकर मेरे वजूद की सारी हसासियत यकदम बेदार हो गई। गिलास मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा। मैंने दहशत से एक ज़ोरदार चीख मारी और बाहर को भागा। मुझे अकब में उस पिछल पाई के कहके की गूंजदार आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरे बदन पर लर्जा तारी हो गया, मगर इस कदर खौफज़दा हो गया था कि अंधाधुंध दौड़ा चला जा रहा था। कई बार मैं गिरते गिरते भी बचा, मगर मेरे पाँव जैसे हवा से बातें करने लगे और फिर जैसे तैसे गिरता पड़ता मैं बिल आकर अपने घर पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। ज़रा देर बाद मेरे अब्बा ने दरवाज़ा खोला। मुझे हाँफता कांपता और इस वक्त अपने सामने पाकर वो परेशान हो गए। मैं गड़ाप से अंदर दाखिल हुआ और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाजे से लगा चंद सानिये गहरे गहरे सांस लेते हुए खुद को पुरसकून करने की कोशिश करने लगा। वकार बेटे, तुम इस वक्त खैरियत तो है? क्या तुमने भी? वो पुरतशवीश अंदाज में कुछ कहते कहते दानिस्ता रुक गए। मैंने उनके आखिर में क्या तुमने भी के अधूरे जुमले पर चौंक सा गया। चला अंदर आ जा। और फिर उन्होंने जैसे मेरी कैफियत भांप ली और मुझे सहारा देने के अंदाज में अंदर कमरे में ले आए। इस अरसे में मेरी माँ, भाई उमैर अहमद और छोटी बहन बुशरा भी जाग कर मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझे हैरत थी कि ये लोग यकदम कैसे जाग पड़े। यूँ लगता था जैसे सोए ही ना हो। उन सब के चेहरों पर भी बेनाम सी सरासीमगी छाई हुई थी। हो सकता है मेरी हालत के पेश नज़र उनकी ये कैफियत रही हो। मैंने ज़रा देर बाद अपने घर वालों को उन पुरइसरार वाक़यात के बारे में बता दिया जो मेरे साथ बीते, मगर अपने आने का मकसद और पीर बटाली शाह के दरगाह के सजादा नशीन पीर इलाही बख्श के पैगाम के बारे में बताना गोल कर गया। मेरी बातें सुनने के बाद उन सब के चेहरों पर छाई हुई सरासीमगी के तासरात में इजाफा हो गया। मेरी माँ मेरी बलाएं लेती हुई दुआया लहजे में बोली, है रब्बा तेरा शुक्र है तूने मेरे बच्चे पर रहम किया। ये कहकर वो अब्बा से मुखातब होकर बोली, गुड्डू के अब्बा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि हमारे गांव में असीब ने डेरा डाल लिया है। अब भी वक्त है, हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। मैं अम्मा की बात पर ज़रा चौंक सा पड़ा और उनसे पूछा, क्या मतलब अम्मा? क्या पहले भी यहाँ ये वाक़या किसी के साथ पेश आ चुका है? अरे बेटा, किसी एक के साथ पूरे गांव के लोगों को पिछल पाई डाइन और ऊंचा लंबा तिरंगा और बड़े से पगड़ वाला अजीब आदमी नज़र आता है। बल्कि दूध वाले बिल्लू पहलवान ने तो बाकायदा सर कटा भी गांव में गश्त करते देखा, जिसने अपना सर खुद अपने हाथ में उठा रखा था। क्या? मैंने खौफ से झरझरी ली। अरे नेक बख्त, तू चुप तो कर, मुझे बात करने दे, अब्बा ने अम्मा से कहा और फिर उलझन अमेज परेशानी से मुझे मुखातब करके बोले, वकार बेटे, क्या तुमने अपनी आंखों से ये सब देखा है? हाँ अब्बा, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा। मेरा मतलब है बेटा, हो सकता है ये सब तुम्हारा वहम हो। नहीं अब्बा, ये मेरा वहम हरगिज़ नहीं, मैंने यकीन भरे लहजे में कहा, क्योंकि इससे पहले आज तक मेरे साथ ऐसे खौफनाक हालात नहीं पेश आए थे। हैरत है गुड्डू के अब्बा, अपने वकार बेटे के साथ भी बिल्कुल वैसे ही वाक़यात पेश आए हैं जो गांव के दूसरे लोगों के साथ भी पेश आते रहे हैं, और तुम हो के यकीन ही नहीं कर रहे।
अम्मा के लहजे में इस बार हैरत के साथ थोड़ी सी जल्लाहट भी दर आई। अब्बा के चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार नमूदार हो गए और फिर वो पुरसोच अंदाज में बोले, समझ में नहीं आता आखिर ये सब क्या है। मेरा तो इन बातों पर यकीन करने को दिल नहीं कर रहा।